क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की आड़ी लोच का विकास मूर MOORE मूर अर्थशास्त्री ने अपनी पुस्तक सिंथेटिक इकोनॉमिक्स के अंदर किया। बाद में चल करके इसका विस्तृत रूप में विकास किया है रॉबर्ट टिफिन ने कीमत सिद्धांत के लिए। दो वस्तुओं की मांग परस्पर आपस में इस प्रकार से संबंधित हो सकती है कि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ सकता है, जबकि पहली वस्तु की कीमत यथावत बनी रहती है। दो वस्तुएं X और Y के बीच में प्राय 3 प्रकार के रिलेशंस हो सकते हैं। नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज हो सकती हैं, नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज हो सकती है, और नंबर 3 इंडिपेंडेंट गुड्स हो सकती हैं या स्वतंत्र वस्तु हो सकती हैं। एक वस्तु की मांग में जो परिवर्तन किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप होता है उसे मांग की आड़ी लोच कहा जाता है। माना कि X और Y दो वस्तुएं हैं। यहां पर हम Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन का X वस्तु के ऊपर मांगी जाने वाली कीमत पर प्रभाव देखते हैं। तो मांग की आड़ी लोच X वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन को Y वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त की जा सकती है। स्टीनियर एंड हेक के अनुसार वेयर there are two goods X and Y, the cross elasticity of demand obtained by considering the change in purchases of Y resulting from a given change in the price of X, the price of Y being held constant. इसको एक फॉर्मूले के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। EC is equal to percentage change in the quantity demanded A अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। आपने इससे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर भी इसके फॉर्मूला इसी तरह का देखा, लेकिन उसमें ए और बी नहीं लिखा हुआ था फॉर्मूले के एंड में। यहाँ पर ए और बी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम दो वस्तुओं को लेते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लेते हैं तब भी दो वस्तुएं आती हैं, और सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज लेते हैं तब भी दो वस्तुएं आती है, तो एक दूसरे के ऊपर उसका प्रभाव देखा जाता है, इसलिए ए और बी यहाँ लिया गया है। इसको और सही ढंग से परिभाषित करने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी है, उसके हिसाब से मांग की आड़ी लोच क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापने के लिए दूसरा वाला फॉर्मूला ज़्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग EC इज इक्वल टू QX डैश Q1X अपॉन QX प्लस Q1X अपॉन PY डैश P1Y अपॉन PY प्लस P1Y। इसका एक्सप्लेनेशन है QX इज इक्वल टू X यानी वस्तु की पूर्व मात्रा, Q1X इज इक्वल टू X वस्तु की नई मात्रा, PY इज इक्वल टू Y वस्तु की पूर्व मात्रा, P1Y इज इक्वल टू Y वस्तु की नई मात्रा। स्थानापन्न वस्तुओं की आड़ी लोच की श्रेणियां, डिग्रीज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ये 5 प्रकार की होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटी, क्रॉस EC इज ग्रेटर देन 1 यदि Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण X वस्तु की मांग में अनुपात से अधिक परिवर्तन होता है तो वहां पर मांग की स्थानापन्न लोच इकाई से अधिक होती है। चित्र द्वारा स्पष्ट होता है। OY एक्सिस पर प्राइस ली गई है और OX एक्सिस पर डिमांड ली गई है। DD जो लाइन आ रही है वो हमारी डिमांड लाइन है। यहाँ पर उपभोक्ता की आय जब OP है तो वो वस्तु के लिए डिमांड कर रहा है OQ के बराबर। जब उसकी आय बढ़कर के OP1 हो जाती है तो वह वस्तु के लिए डिमांड कर रहा है OQ1। नियम के अनुसार उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर मांग बढ़ी है, लेकिन आय में कम अंतर हुआ है और मांग उससे ज़्यादा बढ़ी है, यानी P1 और P का जो डिफरेंस है वो Q1 से कम है। नेक्स्ट नंबर 2, यूनिटरी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की आड़ी लोच इकाई के बराबर EC इज इक्वल टू 1। जितना Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन
एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन अगर उसी अनुपात में होता है तो वहां पर मांग की आड़ी लोच इकाई के बराबर होती है। इस डायग्राम से क्लियर होता है कि ओ वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस ली गई है और ओ एक्स एक्सिस के ऊपर डिमांड ली गई है। डी डी जो कर्व आ रहा है वो डी डी डिमांड लाइन है। जब उपभोक्ता की आय ओ पी है तो वह वस्तुओं के लिए डिमांड कर रहा है ओ क्यू के बराबर। उपभोक्ता की आय बढ़ती है, आय बढ़ करके ओ पी के स्थान पर ओ पी वन हो गई है, तो अब उसकी मांग बढ़ करके ओ क्यू से ओ क्यू वन हो गई है। यहाँ पर मांग की स्थानापन्न लोच जो है वो इकाई के बराबर है। अब इकाई के बराबर कैसे मालूम पड़ रहा है कि हम यहाँ पर इस डायग्राम में देखें पी वन और क्यू वन का जो डिफरेंस है वो एक बराबर है, यानी कि जितना इनकम में परिवर्तन हुआ है उतना ही मांगे जाने वाली वस्तु की मात्रा में परिवर्तन आया है। नंबर 3, लेस देन यूनिटी, यानी कि मांग की आड़ी लोच इकाई से कम। EC लेस देन 1, जब X वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन से के अनुपात से कम होता है तो वहां पर मांग की आड़ी लोच इकाई से कम होती है। ऐसा अधिकांशतः घटिया स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में पाया जाता है, जिसका चित्र द्वारा स्पष्टीकरण किया जा रहा है। इस डायग्राम से स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता की आय में जितना परिवर्तन हो रहा है उसके मुकाबले में उसकी वस्तु की मांग में परिवर्तन बहुत कम है। यानी उपभोक्ता की आय जब ओपी के बराबर है तो वो वस्तु की मांग ओ क्यू के बराबर कर रहा है। जब उसकी मांग बढ़ करके ओपी से ओपी वन हो जाती है तो वस्तु की मांग उसकी बढ़ती है और बढ़ करके ओ क्यू वन हो जाती है। पर ओ और ओ क्यू वन के बीच का जो डिफरेंस है वो पी वन के डिफरेंस से कम है, यानी आय में ज़्यादा परिवर्तन हुआ और मांग में परिवर्तन उसके मुकाबले में कम हुआ है। नेक्स्ट, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी EC इज इक्वल टू 0। जब Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन का X वस्तु की मांग मात्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जब Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन का X वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वहां पर आड़ी लोच 0 के बराबर होती है। चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। इस डायग्राम से क्लियर है कि ओ वाई एक्सिस पर प्राइस ली गई है और ओ एक्स एक्सिस के ऊपर डिमांड ली गई है। यहाँ पर यह बताया है कि वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन का एक्स वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जब उपभोक्ता की आय ओ वाई है तो वह वस्तु के लिए डिमांड कर रहा है ओ क्यू के बराबर। जब उसकी आय बढ़ जाती है और बढ़ करके ओ वाई से ओ वाई वन हो जाती है तब भी वह वस्तु के लिए डिमांड ओ क्यू के बराबर ही कर रहा है, यानी कि आय का बढ़ने का प्रभाव वस्तु की मांग के ऊपर नहीं पड़ रहा है। इन्फिनिटी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की अनंत आड़ी लोच। जब दो वस्तुएं पूर्णतः स्थानापन्न होती है, पूरी तरह से स्थानापन्न होती है तो वहां पर मांग की आड़ी लोच अनंत होती है, जिसको कि चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। इन्फिनिटी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी अनंत आड़ी लोच के डायग्राम से स्पष्ट होता है कि जब उपभोक्ता की आय ओपी है तो वह वस्तु के लिए डिमांड ओ क्यू कर रहा है। उपभोक्ता की आय ओपी ही बनी हुई है लेकिन उसकी डिमांड चेंज हो जाती है, ओ क्यू से बढ़ कर के ओ क्यू वन हो जाती है। जो पी डी है वो हमारा डिमांड कर्व है और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ई सी इज इक्वल टू एक्स, यानी कि यहाँ पर मांग की आड़ी लोच जो है वो अनंत बनी हुई है। नंबर 2, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दो वस्तुओं के पूरक होने पर यदि एक वस्तु की कीमत के बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है तो उसे पूरक वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती है, इसकी डिग्रीज 5 प्रकार की है। इसमें नंबर 1, आड़ी लोच इकाई के बराबर EC इज इक्वल टू 1। जब वस्तु X की मांग में मात्रा में परिवर्तन Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन के अनुपात के बराबर ही होता है, यानी X वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हुआ और Y वस्तु की मांग में उतना ही परिवर्तन होता है तो वहां पर मांग की लोच इकाई के बराबर हो जाती है, जिसका कि चित्र के द्वारा स्पष्ट। नंबर 2, आड़ी लोच इकाई से अधिक, EC ग्रेटर देन 1। जब X वस्तु की मांगी गई मात्रा में कीमत में परिवर्तन से
के अनुपात से अधिक परिवर्तन होता है तो वहां पर आड़ी लोच इकाई से अधिक होती है। यानी कीमत में जितना परिवर्तन हुआ उससे ज्यादा मांग में परिवर्तन हुआ है, उस अनुपात से ज्यादा परिवर्तन हुआ है तो वहां पर आड़ी लोच इकाई से अधिक होगी। चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। आड़ी लोच इकाई से कम। नंबर 3 पॉइंट, EC लेस देन 1। जब X वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन Y वस्तु की कीमत के परिवर्तन से कम होता है, यानी कि X वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन हुआ, मांग में उस अनुपात से कम परिवर्तन हुआ है तो वहां पर आड़ी लोच इकाई से कम होती है। चित्र द्वारा। नंबर 4, शून्य आड़ी लोच, EC इज इक्वल टू 0। जब वस्तु Y की कीमत में परिवर्तन होने पर X वस्तु की खरीदी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि X वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ लेकिन Y वस्तु की मात्रा में, मांगी गई मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ तो वहां पर मांग की आड़ी लोच शून्य के बराबर होती है। चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। नंबर 5, अनंत आड़ी लोच, इन्फिनिटी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब Y वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर X वस्तु की मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है तो वहां पर अनंत आड़ी लोच होती है। इसको की चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो डायग्राम्स दिए गए हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, उन सभी डायग्राम्स का एक्सप्लेनेशन सेम वैसे ही है जैसे कि हमने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़ का लिया था। क्रॉस इलास्टिसिटी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज और तीसरा इंडिपेंडेंट कमोडिटीज। तो अपने सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज की 5 डिग्री बढ़ी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की 5 डिग्री बढ़ी। अब आया इंडिपेंडेंट गुड्स, यानी कि स्वतंत्र वस्तुएं। ये स्वतंत्र वस्तु होती है जिनका संबंध किसी से भी नहीं होता, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। किसी एक वस्तु की कीमत का परिवर्तन उसकी दूसरी वस्तु के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है।